मार्च 2015 को सुबह 9:27 पर एक प्लेन मार्सेले एन रूट कंट्रोल सेंटर के कांटेक्ट में आया। ये एक एयरबस A320-211 था जिसे जर्मन विंग्स चलाता था और जो बार्सिलोना से डसेल्डॉर्फ जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कैप्टन ने 9:30 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का क्लियरेंस पढ़ा, जिससे उसे एन रूट वे पॉइंट पर उड़ने की इजाज़त मिल गई। कुछ ही मिनट बाद कुछ गड़बड़ थी। मार्सेले में कंट्रोल सेंटर ने देखा कि एयरक्राफ्ट की ऊंचाई लगभग 30,000 फीट थी, जो ओरिजिनल क्रूज ऊंचाई से लगभग 2,000 फीट कम थी और घट रही थी। मार्सेले ने प्लेन से कांटेक्ट किया और पूछा कि प्लेन को किस ऊंचाई के लिए क्लियरेंस मिला है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अगले 30 सेकंड में मार्सेले ने फ्लाइट क्रू से 2 बार और कांटेक्ट करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं मिला। 9:34 पर कंट्रोल सेंटर ने एक अलग फ्रीक्वेंसी पर कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। 9:35 से 9:39 तक मार्सेलिस कंट्रोल सेंटर ने फ्लाइट क्रू से कई बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर संपर्क करने की कोशिश की। फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी कोशिश की, साथ ही दूसरे एयरक्राफ्ट ने भी, लेकिन हर बार जर्मन विंग्स 9525 से कोई जवाब नहीं मिला। 9:40 पर राडार से संपर्क टूट गया। फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने एक डिस्ट्रेस फेज शुरू किया, ये कहते हुए कि एयरक्राफ्ट और उसमें बैठे लोग बहुत खतरे में हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। सुबह 9:41 पर फ्लाइट जर्मन विंग्स 9525 आल्प्स में एक पहाड़ के किनारे क्रैश हो गई। क्या हुआ? क्रैश एक दूर पहाड़ पर हुआ। क्योंकि सड़क से कोई रास्ता नहीं था, इमरजेंसी क्रू को हेलीकॉप्टर से लाना पड़ा। प्लेन पूरी तरह से तबाह हो गया था। मलबे का ढेर बहुत बड़ा था, लेकिन क्राफ्ट के टुकड़े छोटे थे। कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट रिकॉर्डर एक ही हफ्ते में मिले, हालांकि वे दोनों बुरी तरह डैमेज थे। जब फ्लाइट इन्वेस्टिगेटर्स ने डेटा को एक साथ जोड़ा, तो जानबूझकर की गई कार्रवाई की कहानी बनी। प्लेन हाईजैक हुआ था, लेकिन टेररिस्ट्स ने नहीं। चलो वापस चलते हैं। एयरक्राफ्ट के क्रूज एल्टीट्यूड पर लेवल ऑफ करने के बाद कैप्टन 9:30 पर बाथरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकला। जब वो बाथरूम में था, प्लेन को लगभग तुरंत कॉकपिट में एक अलग एल्टीट्यूड के लिए सेट कर दिया गया। 9:34 पर कैप्टन वापस आया और उसने एक्सेस मांगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। दरवाज़ा लॉक था। जैसे ही वो उस कॉकपिट के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, कैप्टन को समझ आने लगा। को पायलट ने प्लेन हाईजैक कर लिया था और उसके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। 2001 के बाद प्लेन उड़ाने वालों को पोटेंशियल हाईजैकर्स से बचाने के लिए कॉकपिट बदल दिए गए। कॉकपिट में अंदर जाने के लिए क्रू मेंबर को इंटरकॉम पर कॉकपिट को कॉल करना होता है और कीपैड पर पाउंड की दबानी होती है, जिससे कॉकपिट बस जाता है। उस समय पायलट डोर कंट्रोल को नॉर्मल से अनलॉक पर स्विच कर सकता है और क्रू मेंबर अंदर जा सकता है। क्रू को इमरजेंसी कोड भी दिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वे कॉकपिट में मौजूद लोगों के लिए चिंता होने पर कर सकते हैं। उस स्थिति में क्रू मेंबर कीपैड पर इमरजेंसी कोड का इस्तेमाल करेगा, जिससे 30 सेकंड का टाइमर चालू हो जाएगा और कॉकपिट का दरवाज़ा 5 सेकंड के लिए खुल जाएगा। हालांकि ऐसी स्थितियां भी होती हैं जब कॉकपिट में मौजूद लोग क्रू के एक्सेस को ओवरराइड करना चाहते हैं, जैसे हाईजैकिंग के दौरान। उस स्थिति में पायलट डोर कंट्रोल को लॉक पर स्विच कर सकते हैं, जिससे सभी इमरजेंसी एक्सेस ओवरराइड हो जाते हैं। और यही वो मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल को पायलट ने कॉकपिट में एक्सेस को परमानेंटली लॉक करने के लिए किया था, जब प्लेन नीचे उतर रहा था। कैप्टन बिना किसी कंट्रोल के कॉकपिट से बाहर लॉक हो गया था। 9:39 पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कॉकपिट के दरवाजे पर जोरदार धक्कों की आवाज़ सुनी। कैप्टन ने अंदर घुसने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन कॉकपिट का दरवाज़ा मजबूत था। आर्म्ड हाईजैकर्स का सामना करने के लिए मजबूर कैप्टन के पास ज़्यादा चांस नहीं थे। आखिरी मिनटों में पैसेंजर्स, क्रू और कैप्टन सभी जानते थे कि प्लेन नीचे जा रहा है। क्रैश में कोई नहीं बचा। 144 पैसेंजर्स, 4 कैबिन क्रू और कैप्टन और को पायलट की मौत हो गई। पैसेंजर्स में स्कूल की पूरी क्लास थी, जो स्पेन की फील्ड ट्रिप से लौट रही थी। कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर 34 साल के थे और 2 बच्चों के पिता थे। इसके बाद उनकी पत्नी ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया, जिसका मकसद बच्चों और युवाओं को दुख और मुश्किलों से निपटने में मदद करना था। उनके पास कुल मिलाकर हजारों घंटे की फ्लाइट थी और उनके आखिरी पल प्लेन और पैसेंजर्स को बचाने में लगे रहे। को पायलट 27 साल के थे और छोटी उम्र से ही उन्हें उड़ने का शौक था।
उनके बेडरूम में एयरबस, बोइंग और लुफ्थांसा के पोस्टर थे और वो बचपन में ही एक एक्सपर्ट ग्लाइडर पायलट बन गया था। वो स्कूल से सीधे लुफ्थांसा की फ्लाइट एकेडमी में शामिल हुआ था, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही उसने छोड़ दिया। वो एक गहरे डिप्रेशन से जूझ रहा था, जिसका इलाज एंटी डिप्रेसेंट से किया गया और उसने कई महीने एक साइकेट्रिस्ट की निगरानी में बिताए। आखिरकार उसे एक मेडिकल रिकमेंडेशन मिली, जिसमें बताया गया कि वो ठीक हो रहा है। कुछ महीनों बाद उसका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और फिट टू फ्लाई मेडिकल सर्टिफिकेट वापस मिल गया, लेकिन अगर उसे और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो उसे उड़ान से रोक दिया जाएगा। लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी जब तक कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एरिज़ोना में लुफ्थांसा की फ्लाइट स्कूल में उड़ने के लिए यूएस फेडरल एविएशन अथॉरिटी द्वारा जरूरी डॉक्यूमेंट भरते समय उसने कहा कि उसे कभी कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ। ये झूठ था और वो पकड़ा गया। FAA एप्लीकेशन में झूठ बोलने पर जेल हो सकती है या फ्लाइंग करियर खत्म हो सकता है, लेकिन FAA ने उसे दूसरा मौका दिया। उसने डिप्रेशन माना और उसे एरिज़ोना जाने की मंजूरी मिल गई। 2013 में वो जर्मन विंग्स में शामिल हुआ, जो लुफ्थांसा की एक कम बजट वाली एयरलाइन थी, और 1 साल बाद उसका डिप्रेशन वापस आ गया। उसे लगा कि वो अंधा हो रहा है। वो हफ्ते में कई बार आंखों के डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता था, क्योंकि उसे तारे, हेलो, रोशनी की चमक, धारियां और उड़ने वाले कीड़े दिखाई देते थे। लेकिन डॉक्टर के स्कैन में ज्यादा कुछ नहीं मिला। उसके फैमिली डॉक्टर ने उसे हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिसऑर्डर के साथ साथ एमर्जेंट साइकोसिस का भी पता लगाया, और उस डॉक्टर ने उसे साइकेट्रिक क्लिनिक जाने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय जनवरी 2015 में वो उस साइकेट्रिस्ट के पास वापस गया जिसने पहली बार उसकी मदद की थी। उसने साइकोथेरेपी ली और भारी एंटी डिप्रेसेंट ली, साथ ही काम और फ्लाइट भी जारी रखा। फरवरी से मार्च तक उसे कई डॉक्टरों से कई सिक नोट मिले। वो ठीक नहीं था और वो कुछ बदलना चाहता था। क्रैश से 4 दिन पहले उसने अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एयरबस A320 कॉकपिट के दरवाजे पर लॉकिंग मैकेनिज्म को समझना चाहा। डसलडॉर्फ से बार्सिलोना के लिए अपनी आउटबाउंड फ्लाइट में उसने एक पल के लिए डिसेंट सेटिंग्स को टेस्ट किया जब सोंडेनहाइमर कॉकपिट के बाहर था। वापसी की फ्लाइट में उसने इसका इस्तेमाल प्लेन को नीचे लाने के लिए किया। ऐसा कैसे हो सकता था? पायलटों को हेल्थ स्क्रीनिंग और सालाना चेकअप करवाना जरूरी है, लेकिन मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ की तुलना में नजरअंदाज करना आसान है। क्योंकि पायलट एक ऑनर सिस्टम के तहत काम करते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी हेल्थ का खुद मूल्यांकन करेंगे, और ये एक दिक्कत हो सकती है। को पायलट को उसके डॉक्टर ने काम करने के लिए अनफिट घोषित कर दिया था, लेकिन उसने अपने एम्प्लॉयर को ये ना बताने का फैसला किया। लेकिन अगर उसके जैसा कोई पब्लिक सेफ्टी के लिए रिस्क है, तो एक डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ सकता है और उसकी अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकता है। तो उन कई डॉक्टरों में से कम एक ने क्यों नहीं सोचा, जिन्होंने कई सिक नोट लिखे और उसे उड़ने के लिए अनफिट घोषित किया, कि को पायलट पब्लिक सेफ्टी के लिए रिस्क हो सकता था। इतना रिस्क कि उस पर खुद रिपोर्ट करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था। हमें नहीं पता। हो सकता है डॉक्टरों को लगा होगा कि को पायलट खुद के लिए रिस्क था, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। डिप्रेस्ड होने से आप किलर नहीं बन जाते, या शायद डॉक्टर बस डरे हुए थे। डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ना बिना रिस्क के नहीं होता। ये भी हो सकता है कि कल्चरल फैक्टर्स ने इसमें भूमिका निभाई हो। जर्मनी में प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन ये समझने की कोशिश करना कि डॉक्टर और मरीज की प्राइवेसी क्यों नहीं तोड़ी गई, ये एक मुश्किल मामला है जिसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एथिक्स प्रोफेसर्स पर ही छोड़ देना चाहिए। और दुर्भाग्य से हम यूट्यूबर्स हैं, इसलिए हम आपको इन आर्टिकल्स में इसके बारे में और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी जब आप ये आज देख रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि इस तरह की घटना बहुत कम होने की संभावना है। इसके बाद यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने कई सेफ्टी रेगुलेशन प्रपोज किए। पायलटों के लिए साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग बढ़ाई गई और कई एयरलाइंस ने कॉकपिट में हमेशा 2 लोगों के रहने का नियम अपनाया। हालांकि लुफ्थांसा ने हाल ही में इसे खत्म कर दिया है। 2015 में जर्मन विंग्स का नाम बदलकर यूरो विंग्स कर दिया गया। ये फैसला क्रैश से पहले लिया गया था। आखिर में लुफ्थांसा ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफी था? परिवारों को ऐसा नुकसान हुआ है जिसे कोई पैसा भी पूरा नहीं कर सकता।